वात्सल्या त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते कॉल नहीं हो रहा मैडम। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम 535वें लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित है। और मैं सबसे पहले शुरुआत में आप सभी के सामने आज के स्पीकर का परिचय रखना चाहूंगी और उसके बाद हम आज के टॉपिक की आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे। आज 26/12 बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि जहां चारों साहबजादे यानी गुरु गोविंद सिंह जी की जो आगे संतानें थी, इन सभी का आप सभी ने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि 20 से 27 दिसंबर तक उन सभी की वीर गति प्राप्त हो गई और उन्हीं के ऊपर वीर बालक दिवस भी हम मनाते हैं। और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, ऐसा हम आयुर्वेद की अध्ययन, अध्यापन और चिकित्सा करके ऐसे भारत को बनाए, ऐसी हमारी उनको श्रद्धांजलि है कि उनका वो बलिदान वीरगति व्यर्थ न जाए। तो आज की अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसका जो टॉपिक है 535वां लेक्चर है। आज टॉपिक है उसका द रोल ऑफ अद्रव्यभूत चिकित्सा इन मेंटल डिसऑर्डर। आज के जो हमारे व्याख्यान करता है वो है वैद्य स्मिता दत्ता पॉल, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, अभी वर्तमान समय में आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल में आप कार्यरत है। आपने अपनी पढ़ाई 2007 में एनआईए से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके सिवाय आचार्य सेतु इन संस्कृत सीएसयू दिल्ली से आपने किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन 2022। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 18 इयर्स एंड आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, जिसमें आपने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल मोर देन 30 से ज्यादा आर्टिकल आपने पब्लिश किए हैं। आपकी एक पुस्तक भी है निदानम, हैंडबुक ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी लैब प्रैक्टिकल, 2 बुक्स आपने लिखी हुई है। यू आर ऑल्सो अवॉर्डेड एज अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन आयुर्वेदा ज्योतिषम इन 2021 फरवरी मार्च में अभी ये आपको अवार्ड मिला हुआ है। और यू हैव ऑल्सो गॉट टीचिंग एक्सेलेंस अवार्ड 2018 में RDMC Teaching Excellence Award in 2023, and you have got the appreciation from MLA for being the honest and eminent doctor on the of the year of 2023। और मैं आप सभी से बताना चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स को, इससे पूर्व भी डॉक्टर साहब का एक लेक्चर है, मुझे अभी संख्या थोड़ी ध्यान नहीं है, मगर वहां भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। और डॉक्टर विवेक जी ने आपके साथ हमारा परिचय करवा दिया, तो डॉक्टर विवेक जी को भी आज मैं याद करती हूँ और डॉक्टर सीमा को भी याद करती हूँ। और आज का बहुत ही अद्रव्यभूत चिकित्सा, मैंने कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि पेशेंट में, रोगियों में दवा ही न लेनी पड़े किसी भी प्रकार की, और हम अपने आहार विहार के माध्यम से, योग मेडिटेशन के माध्यम से, और आयुर्वेद में जो अनेक उपाय लिखे हैं लंघन से लेके ऐसे बहुत सारी चीजों के माध्यम से अगर हम ओपीडी में करते हैं पेशेंट्स की काउंसलिंग और बताते हैं, तो वो सच में आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डॉक्टर साहब, और मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपको आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर स्मिता। नमस्कार। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं मैडम को अपनी विशेष दूंगी कि उन्होंने जो ये भार उठाया है आयुर्वेद के लिए,
ये बहुत बड़ा है और इसमें एक स्पष्ट रूप से व्याख्यान माला जो कि आयुर्वेद के लिए है और आयुर्वेद को उस मंच तक पहुंचाने के लिए है जो कि आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरीके की व्याख्यान माला रखी जो कुछ अलग तरीके की है और वो कंटिन्यू चली आ रही है। मैं इनसे जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत ही वेलकम करती हूँ कि उन्होंने थोड़ा समय निकाल करके इस पॉइंट को सुनने के लिए योगदान दिया। मेरा खुद का मेरी क्लिनिक है निदानम आयुर्वेदिक क्लिनिक के नाम से। अभी मैंने उसका नाम दैव्यम निदानम किया हुआ है क्योंकि मेरी जितनी भी प्रोसीजर्स होती हैं उसमें मैं मेडिसिन को कम वैल्यू देती हूँ और इसके अतिरिक्त मेडिसिन के अतिरिक्त और जो भी भाव हैं उनसे करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जो चीज आसानी से हो जाती है वो शायद मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इस तरीके की कोई बात हो जिसमें कि आमतौर पर जो चिकित्सा पद्धति चल रही है कि उसमें औषधि ही बहुत जरूरी है, वो चीज को मैं थोड़ा सा एक तरफ रखते हुए मैं उन चीजों को उपयोग करने की कोशिश करती हूँ जिसमें कि औषधि का उपयोग ना हो। औषधि अर्थात जो रासना से जाती हो उनका उपयोग ना हो सके। तो इसलिए मैंने ये इस तरीके का एक व्याख्यान तैयार किया हुआ है जिसमें द रोल ऑफ अद्रव्यभूत चिकित्सा इन मेंटल डिसऑर्डर स्पेशली, और इसमें स्पेशल रेफरेंस है परस्पर प्रतिद्वंद भाव चिकित्सा जो कि उन्माद में बताई गई है। वो कुछ यूनिक सी है और पूरे चरक संहिता आप देखें, सुश्रुत संहिता देखें, यत्र तत्र कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की अद्रव्यभूत भाव दिख जाएंगे जिससे कि हम चाहे उपशय करें, चाहे अनुपशय हो, चाहे उसमें चिकित्सा हो, ये सारी चीजें हम उसमें पाते हैं। लेकिन चूंकि ये पूरा संहिताओं में बिखरा हुआ है तो उसको कलेक्ट करना और उसके रूप उसको आधार मानकर, सबसे पहले तो लिटरेरी रिसर्च चाहिए होता है एंड देन उसके आधार मानते हुए आप चिकित्सा जब अपने ही क्लिनिक में करते हैं तो आपको एक बल मिलता है क्योंकि आपके साथ में उस चिकित्सा में आपका खुद का लिटरेचर रिव्यू होता है। तो मैंने इस पे काफी काम किया हुआ है जिसके लिए मैंने थोड़ा बहुत आयुर्वेद ज्योतिष भी किया हुआ है, बट मैं नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा जानती हूँ क्योंकि ज्योतिष इतना प्रगाढ़ सब्जेक्ट है कि उसको इतना उसके प्रगाढ़ता को समझ पाना ही में कई जन्म लग जाएंगे। और दूसरा वो वेदांग का भी पार्ट है, तो वेदांग का पार्ट होने से वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का भी एक पार्ट है। बट आप देखें चरक सुश्रुत में कहीं ना कहीं आपको छटांग भर आपको ये सारे भाव मिलेंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ इसमें। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, हमारा आचार्य सुश्रुत और चरक, आप ये जानते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद का कहीं ना कहीं जो वैल्यूज हैं आज की डेट में, तो आयुर्वेद को जो डिफरेंशिएशन हुआ है या जो सब्जेक्ट डिविजन्स हुए हैं वो मॉडर्न के बेस पे है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद को आयुर्वेद के तरीके से देखें तो वहां हमें अष्टांग आयुर्वेद दिखता है, इसमें एक भूत विद्या का उल्लेख। और जहां पर भी हमने चरक सुश्रुत के आपके सुटिका उपक्रमणीय देख ले, चरक में या सुश्रुत में देख ले, वहां पर आपको इस तरीके के भाव दिखाई देंगे जो अद्रव्यभूत हैं, वो वहां से हमें लेना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, एंगर, सॉरो, फियर, जॉय, violence, malice, lust, greed and attachment, ego, lust, illusions, these are the mental diseases. सुश्रुत कहते हैं कि ये सारी चीजें, इल्यूजन्स हो, ईगो हो, अटैचमेंट से सारी चीजें एक मेंटल डिसऑर्डर है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि हमारा आयुर्वेद शरीर और मन दोनों को साथ में लेके चलता है कि मन में अगर थोड़े से भी भाव जो कि उचित नहीं है, अनुचित भाव है, वो भी कहीं ना कहीं विकार को उत्पन्न करने की प्रथम सीढ़ी होती है। देन ये जो इस तरीके की भावनाएं, जो मानसिक भावनाओं का उल्लेख किया गया है, इसको हमारे आचार्यों ने प्रज्ञा अपराध में वर्णित किया है, जहां पर कि मूल कारण अधर्म को बताया गया है। अधर्म का अर्थात जो चीजें करने लायक नहीं है उनका अगर आप यूज करते हैं तो उसको हमने अधर्म कहा है। जो डू एंड डोंट्स बताए गए हैं उनमें जो डोंट्स है वो सारे अधर्म में होते हैं जिसको कि धारण नहीं किया जा सकता। तो प्रज्ञा अपराध को
हमारे इसमें जो हेतु बताए गए हैं उसमें एक कारण माना गया है, असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। इसमें परिणाम तो काल हो जाता है, और असात्म इंद्रियात संयोग जिसमें कि इंद्रियों का जो अति मिथ्या योग है वो भी रोगों का कारण है, शरीर का हो चाहे मन का हो। उसी प्रकार प्रज्ञा अपराध धीर स्मृति का जो लोभ बताया गया है उसमें भी जो मुख्य कारण हो जाता है वो अधर्म को बताया गया है। और कहीं ना कहीं आप देखिए चरक के सूत्र स्थानों में कहीं पर असात्म इंद्रियात संयोग को पहला कारण माना, कहीं पर प्रज्ञा अपराध को प्रधान कारण माना, कहीं पर काल को प्रधान कारण माना। तो प्रज्ञा अपराध को प्रधान कारण मानने का मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी व्याधि बिना अधर्म के, बिना धृति स्मृति के, अज्ञानता के नहीं हो सकता। स्पेशली जो मानसिक रोग होते हैं उनके लिए बताई गई है। असात्म इंद्रियात संयोग का भी मूल कारण कहीं ना कहीं से प्रज्ञा अपराध होता है। अगर किसी को पता है कि ये खाने से या ये करने से प्रॉब्लम होती है, जैसे आज की डेट में हमें सबको पता है कि मोबाइल का यूज, ब्लू लाइट एक्सपोजर कितना प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर भी उस प्रज्ञा अपराध के होते हुए जब वो असात्म इंद्रियात संयोग करता है तो बीमारी होती है। तो इसमें मूल कारण क्या है? प्रज्ञा अपराध है। इसी प्रकार से आज की डेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी मानसिक विकार हो, शारीरिक विकार हो, उन सबका मूल कारण असात्म इंद्रियात संयोग नहीं है, अभी प्रधान कारण प्रज्ञा अपराध है आज के युग में। धन इन्होंने इनको एक तरीके से इस तरीके के इमोशंस को उन्होंने प्रज्ञा अपराध की कैटेगरी में माना है और उसको कारण माना है व्याधि का, क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि हमारा आयुर्वेद 3 तरीके की मानसिक दोष मानता है, जिसमें सत्व को दोष नहीं मानता, वो रज और तम को दोष मानता है। क्यों? क्योंकि रज और तम की स्थिति ये मनोभावों में दोष को उत्पन्न करते हैं, जबकि सत्व प्रकाशवान होता है और सत्व के लिए बहुत ही का विशुद्ध रूप हमें दिखाई देता है। और सत्व जब मन के लिए उपयोग में आता है तो मन जो है वो सत्व के लिए, सत्व जो होता है वो मन के लिए एक पर्यायवाची हो जाती है, जहां पर मन का विशुद्ध रूप हमें दिखाई देता है, जहां पर रज और तम का भाव नहीं रहता है। इसी प्रकार से जो आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद में जो रज और तम के दोष बताए गए हैं, इसी कारण से ये जो विकार हैं, जो भाव है, मानसिक भाव, जिसको कि मॉडर्न ने किसी प्रकार से डिसीज की कैटेगरी में नहीं लिया, उन्होंने उस समय लिया जब वो काफी रेंज में हाई निकलता है, लेकिन हमारे लिए 24 घंटे में अगर ये ज्यादा हो जाती है, जो कि रज और तम के भावों को काल के प्रभाव से उत्पन्न होने के अतिरिक्त हो जाए, तो वो विकार में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो रज तम विकार है, वो दोष है। इसलिए देन जो हमारा स्पेशल आयुर्वेद का एक एस्पेक्ट बैठता है वो है कि मन का सत्व भाव युक्त होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का भावों में विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, रज और तम रहित होना चाहिए, जो काल के प्रभाव से आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि रात्रि के 4 प्रहर में जो आप त्रियामा का प्रहर होता है, या जो आपका 12 से 3 तक का जो समय होता है, वो तामसिक भाव होते हैं। तो तामसिक भाव उस समय होते हैं, मन में भी उत्पन्न होते हैं, उस समय हम सोते हैं, हम विश्राम करते हैं। तो 12 से 3 का भाव जो कि तामसिक भाव है मन के, वो उत्तम है उस समय के लिए। उस समय की जो निद्रा है वो उत्तम निद्रा है। लेकिन अगर वही भाव उस 12 से 3 को छोड़ के कहीं और उत्पन्न होती है तो वो विकार हो जाएगी। इस प्रकार से काल को भी ध्यान में रखा गया। तो इस प्रकार से जो अद्रव्यभूत में जो मेंटल डिसऑर्डर्स को लिया गया है, जो मेंटल डिसऑर्डर स्पेशली लिया गया है, उसमें हम रज और तम के भावों को ही मानसिक विकारों में आयुर्वेद में लेते हैं, क्योंकि वो मानसिक दोष है और उसका संबंध शारीरिक दोषों के साथ में है। यहाँ पर जो अद्रव्यभूत की मेन कॉन्सेप्ट में लेने का क्या कारण है? यही कारण कि आज की डेट में जो लोग औषध को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं और कुछ मात्रा में अभी आहार को देने लगे हैं और कुछ विहार को देने लगे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि विकार के निवृत्ति में मदद करती है। तो वो क्या चीज है? लेकिन सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा, जिस प्रकार से कि हमें ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद के 8 अष्टांग जो बताए गए हैं, उसमें हमारा आयुर्वेद किस तरीके से व्यवस्थित है ना। यहाँ उसी प्रकार हमें जिस प्रकार से सारे कारण, जितने भी हमारे विकार हैं,
जितने भी हमारे हेतु हैं, उन सारे हेतुओं को हम एक तरफ रख दें और केवल एक हेतु ले तो वो त्रिहेतु होता है। उस त्रिहेतु में असात विद्या से योग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम, ये तीनों आते हैं। उसी प्रकार से सारे चिकित्सा, हेतु, लिंग, औषध, त्रिसूत्र, इसमें अगर हम औषध की परिकल्पना करते हैं तो हमें उस मूल सूत्र में जाना पड़ेगा जो उन्होंने चरक ने बताई है कि वो 3 ही है, 3 के अतिरिक्त नहीं है। तो 3 में क्या है? त्रिविधम औषधम इति दैव्यापाश्रम, युक्ति व्यापाश्रम, सत्वावजयश्च। तो यहाँ पर 3 ही बताई गई है। अब आप यहाँ इस श्लोक को अगर ध्यान से देखें तो आपको आश्रय भेद से सिर्फ 2 वर्ड यूज होते हैं, दैव्यापाश्रय या युक्ति व्यापाश्रय। जब दैव्यापाश्रय की बात आती है तो आश्रय जिसमें आश्रित है, दैव का मतलब होता है जो अदृष्ट है, दैव्यम अदृष्टम, जो अदृष्ट है वो दैव्यम है, जो दृष्ट है उसके लिए हम युक्ति यूज करते हैं, युक्ति से वो हमें दिखाई देती है। तो उस हिसाब से दोनों का आश्रय दिया गया है। अब जो अदृष्ट है वो और एक दृष्ट है, ये दोनों को लेकर के बताया गया है। इसमें शरीर का भी ट्रीटमेंट है और मन का भी ट्रीटमेंट है। इस प्रकार से चरक ने एक जगह दैवापाश्रय भी बताई है, 2 ही भेद बताए, दैवापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, और एक जगह जहां पर कि मन को प्रधानता देने के लिए मन को अलग कर दिया, वहां पर सत्वावजय करके अलग से उसका व्याख्यान किया, क्योंकि मन से ही जो मानसिक व्याधियां हैं और शरीर पे मन का जो प्रभाव है उसकी प्रधानता को देखते हुए उन्होंने एक त्रिविध वर्गीकरण कल्पना की, जिसमें कि उन्होंने सत्वावजय कर दिया। इसमें जो दैव्यापाश्रय के अंतर्गत जो चिकित्सा उपक्रम है उसमें मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, ये सारी चीजें बताई गई हैं, जिसमें कि हम वो चीजों को यूज करते हैं जिसका कि हमें अस्तित्व नहीं दिखाई देता, वो अदृष्ट होते हैं और हमें उसका प्रभाव दिखाई देता है। ये दैव्यापाश्रय के अंतर्गत आते हैं। युक्ति व्यापाश्रय के अंतर्गत केवल औषध और आहार आते हैं, जिसका कि उपयोग हम, और विहार आते हैं जिसको कि हम देख सकते हैं और उसकी युक्ति बनाई हुई है हमने, और उसके आधार पे हम चिकित्सा उपक्रम को योजना बनाते हैं। सत्वावजय का केवल मन के लिए, चूंकि इसकी द्विविध और त्रिविध कल्पना की गई है तो द्विविध में दैव्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय में भी मन के ही अदृष्ट, मन के विकार की निवृत्ति के अदृष्ट जो चिकित्सा उपक्रम है वो दैव्यापाश्रय में आ जाते हैं, और युक्ति व्यापाश्रय में जो आहार है, औषध है, विहार है, जो मन के लिए किया जाता है, मेडिटेशन है, वो सब युक्ति व्यापाश्रय में आ जाते हैं। लेकिन जब त्रिविध कल्पना की जाती है चिकित्सा उपकरण के हिसाब से हम इस तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर एक और व्याख्या उन्होंने की, वर्गीकरण किया कि चिकित्सा में जो उपकरण यूज हो रहा है वो क्या है। वो द्रव्य है जिसमें कि गुण और कर्म आश्रित है, कोई द्रव्य जो अस्तित्व रखता है 5 भौतिकता का, या एक ऐसा द्रव्य, एक ऐसी विधा जिसमें कि हमें वो द्रव्य नहीं दिखाई देता, तो वो द्रव्यभूत में आ जाता है। तो अदिव्य है वो इस तरीके से बताया कि जिसमें भय दर्शन, विस्मापन, विस्मरण, शोभ, हर्षण, इस तरीके के मानसिक भाव, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है वो जो भी हमें दिखाई देता है वो औषध होता है या आहार होता है। विहार भी हमें दिखाई देता है कि कितना चला, क्या मेडिटेशन कर रहे, कैसे कर रहे, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। लेकिन जहां पर कुछ भी हमें नहीं दिखता है, वो जहां द्रव्य नहीं है, लेकिन मेरे एक बात करने से किसी पर्सन का, कोई भी किसी रोगी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या उसकी चिकित्सा हो जाती है, तो ये हम अद्रव्यभूत बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या हो गया कि वहां जाने के बाद आधा घंटा बैठे रहे और हमको अच्छा लगने लगा और वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। चाहे वो प्रॉब्लम हार्ट बीट की हो, चाहे आपके थॉट्स की हो, चाहे किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम हो, वो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो गए। कैसे हो गए पता ही नहीं, देखा ही नहीं, दिखा ही नहीं। वो कुछ 5 भौतिक चीज दिखे तो हम समझे उस चीज को, वो भी नहीं दिखा। ये सारी चीजें अद्रव्यभूत के अंदर ये सारे उपाय आते हैं जिसको कि हम करते हैं। इसी को ही आधार मान करके जो मैंने लेक्चर तैयार किया उसमें जो उन्होंने चिकित्सा स्थान के, चरक चिकित्सा स्थान के 9वें अध्याय में परस्पर प्रतिद्वंद भाव की एक व्याख्या की है कि हम किस प्रकार से उन्माद व्याधि है तो उन्माद चिकित्सा अध्याय में किस प्रकार से उन्माद के रोगी की चिकित्सा की जाए। इसमें चिकित्सा में बहुत सारी चीजें बताई, मेडिसिन बताया, आहार बताया, औषध बताया, विहार भी बताया, बहुत सारी चीजें बताई गई। लेकिन इसमें एक भाव का वर्णन किया गया है जिसमें कि आपके मानसिक भाव से ही मानसिक भाव का उपचार करना है।
क्यों? क्योंकि जहां पर जो उन्माद मानसिक भावों से उत्पन्न हुआ, मानसिक भाव से उत्पन्न, शारीरिक भाव नहीं, मानसिक भाव से उत्पन्न हुआ, वहां पर उसका उपचार अगर हम मानसिक भाव से करते हैं तो हमें काफी कुछ उपचार मिलता है। इसके लिए बहुत से फिल्म्स भी बनी हैं कि अगर उसको किसी कारण से शॉक लगता है तो उसके लिए जो डॉक्टर है वो ये कहते हैं कि आप इसका ये काम कीजिए तो उसको आराम मिल जाएगा, या वो सारी चीजें भूल जाएगा, या वो चीजें याद आ जाएंगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें कोई चीज आपको वस्तु नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम्स थे उसके शारीरिक और मानसिक, वो सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो इसको आधार मानते हुए मैंने ये व्याख्यान को किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये समझना है कि जो हमारे त्रिऔषधि की विधान बताई गई है उसमें आज चलने वाला जो परिप्रेक्ष्य है कि द्रव्यों पे ज्यादा देना है, हमें द्रव्य को ज्यादा सोचना है, हमें उस पर रिसर्च करनी है, हमें उसका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना है। तो मेरा ये है कि क्या आयुर्वेद इस जो प्लेटफॉर्म को कितना स्वीकृति देता है, क्योंकि स्वीकृति तो तभी होगी जब उसके मूल में होगा, उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांतों में होगा। सिद्धांत त्रिऔषध का है जो ये कहता है कि युक्ति व्यपाश्रय है, दैव व्यपाश्रय, सत्वावजय है। इसको मैंने एक पाई चार्ट से शो किया, जिसमें कि अगर मैं 1/3 पोर्शन लूं तो 1/3 तो आपका दैव व्यपाश्रय है, जिसमें कि कहीं पर भी इस तरीके की औषधियों का उपयोग नहीं है जो कि मुंह से लिया जाए, ठीक है ना। पैरेंटल रूट हो या एक्स्ट्रा वाले केसेस होते हैं वो रूट हो, उन सब का भी इसमें यूज नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दैव व्यपाश्रय में नहीं है वो। युक्ति व्यपाश्रय में जहां पर कि औषध का विधान है, आहार का विधान है, हाँ यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पे यूज हो सकता है। वैसे ही सत्वावजय में बताया गया है तो वहां भी इसका विधान नहीं है। तो जो औषध का विधान है, जिस पर कि इतना प्रेशर है कि एक को किसी पर्सन को नींद नहीं आ रही है तो उसको नींद के लिए आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। इंसोमनी का पेशेंट है, अनिद्रा का पेशेंट है, उसको आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। और लोगों के दिमाग में भी यह है कि बिना मेडिसिन खाए वो ठीक नहीं हो सकते। अगर हम ये कहें कि आप थोड़े देर आप घूम आइए तो भी विश्वास कम है कि नहीं, वो दिखना चाहिए, वो मेडिसिन दिख रही है। और आप इसका एक बहुत अच्छा मानसिक योग समझ सकते हैं कि उनके पास जब तक वो मेडिसिन नहीं रहती है, वो उनके टेबल पे नहीं रहती या नहीं रहती, तब तक वो उनको महसूस होता है कि उनमें कुछ कमी है, उनको कुछ हो गया यदि, तो वो उनका क्या होगा। मैंने मेडिसिन अगर एक्सपायर हो गई, लाने में देर हो गई, तो उसमें भी प्रॉब्लम, खाया नहीं अभी तक। तो ये भाव किस चीज के हैं? ये मानसिक भाव, जिसका कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कोरोना में मिला होगा कि कुछ लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया बट डेथ हो गई। वाई? कारण क्या था? तो ये जो भाव हैं जिसमें कि अद्रव्य हैं, इनका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पे और हमारे मन पर तो पड़ता ही है। इसी प्रकार से जो तो मैंने पाई चार्ट बनाया, उसमें आप देखेंगे, भी डाल दो इसमें, तो फिर आप ये सोचेंगे कि आपका औषध का पार्ट कितना है, कितना योगदान है किसी व्याधि को ठीक करने के लिए या किसी रोगी को स्वस्थता को प्रदान करने में कितना योगदान उस औषध का है। आप देखें तो आपको 1/3 का 1/3 पोर्शन में ही आपको शायद वहां पर औषध का उपयोग मिलेगा। बाकी सब अद्रव्यभूत है, जहां पर कुछ थोड़ी बहुत द्रव्यता दिखाई देती है उसमें दैव व्यपाश्रय के अंतर्गत वो आ जाती है। फिर देख, इसमें ही मैंने इसको काम, क्रोध, शोक, भय, ये जो मानसिक भाव हैं इनको लेकर के मैंने किया। इसमें चूंकि परस्पर प्रतिद्वंद भाव है, तो ये भाव जो है ये ऑपोजिट इमोशंस कहलाते हैं। मॉडर्न में अगर हम इसको देखें तो आपको ऑपोजिट इमोशंस का बहुत बड़ा रोल आज की डेट में आप नेट पे खोल के देखिए बहुत मिलेगा। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसका यूज अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा पेशेंट औषधि को इस तरीके से रखा बैठा है कि अगर वो प्रेजेंट है, अगर आप देते हैं तो आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप नहीं देते हैं और आप ऐसे ही ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपकी परिभाषा दूसरी हो जाती है।
लेकिन मेरा कहना है कि आयुर्वेद में तो इसको त्रिऔषध की कल्पना में, त्रिऔषधि के सिद्धांतों में रखा गया है। तो फिर ऐसी जो विचारधाराएं हैं ये हमारे आयुर्वेद के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए औषध तो एकमात्र छटांग भर है हमारे चिकित्सा का। मतलब आज की डेट में जो चिकित्सा हो रही है आयुर्वेद के थ्रू भी, तो वो आप सोचो इतना सा ही पार्ट आयुर्वेद का, और वो ही इतना काम कर जाता है। तो आयुर्वेद का अगर मूल सिद्धांतों पे चिकित्सा के चिकित्सा पे काम किया जाए तो आयुर्वेद कितना व्यापक है, एक परिकल्पना से बाहर है। लेकिन चूंकि उसको लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, और इस कारण से वो इस तरीके से सोचते हैं कि अगर आपने मेडिसिन नहीं दिया और अगर अभी आपने थोड़ा डाइट दे दिया और मेडिटेशन बोला तो भी आप वैद्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि भाई आप मेरे से बात कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम है, आपने थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर ली और मेडिसिन नहीं दिया, तो उसी में प्रॉब्लम कि आपका आपने ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया है ना। परिणाम तो बाद में आएगा, लेकिन शुरुआत उस स्टेज पे जो 45 मिनट्स की काउंसलिंग होती है उसमें ही आपको काफी फाइट करना पड़ता है। तो आज आप देखें गूगल में तो काफी अच्छे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज को जान चुकी है कि इस मेडिसिन का ज्यादा यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे, रोल नहीं है, क्योंकि इससे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब वो थोड़ा साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद ने हर डिसीज में बताई हुई है। मानसिक भेद हर डिसीज में है, हर व्याधि में मानसिक भेद बताया गया है। तो अपोजिट इमोशंस माने परस्पर प्रतिद्वंद भाव, वो भाव मानसिक भाव जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसमें कि हमने काम, क्रोध, शोक, हर्ष, ईर्ष्या, लोभ, राग, द्वेष, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी है, अनुताप है, विरक्ति है, ये सारे भाव हमें कहीं ना कहीं यत्र तत्र मिल जाते हैं। तो इसमें जो हमारे जो मानसिक भाव हैं, अगर हम उसको देखें तो उसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, उसका विकास कैसे होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, चाहे वो नकारात्मक हो। तो उसमें सबसे प्रथम आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आपका जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको आपके थॉट, आपके विचार को उत्पन्न करते हैं। उन विचारों का कंटिन्यूटी जब बनता है तो वो आपके लिए एक इमोशंस क्रिएट करता है। जब आपका एक इमोशंस कंटिन्यू हो जाता है तो उसके बाद आपके वो इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस, जो आपके हाथ पैर के भाव हैं उसमें दिखाई देता है, और वो कंटिन्यू हो जाए तब वो आपका एक बिहेवियर बन जाता है कि क्रोध था, थोड़ा सा था, आप उस तरीके से एक्सप्रेशंस देते थे, देन उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ, देन वो बिहेवियर में कंप्लीट हो गया। बिहेवियर आगे चलकर कुछ समय तक अगर वो रेगुलर बनता जाए, सतत उसका अभ्यास दिन भर में वो पर्सन करता है और उसको इस तरीके का एटमॉस्फेयर भी मिलता है और वो करता चला जाता है, तो वो बिहेवियर जो उसका स्वभाव है, अब वो किसी प्रकार से उसकी प्रकृति का निर्धारण करती है, अर्थात वो उसकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। और यही पर्सनालिटी अगर सकारात्मक है तो समाज के लिए, व्यक्तिगत मामलों के लिए, वो अपने खुद के परिवार के लिए बहुत उत्तम होता है। लेकिन अगर नकारात्मक है तो वो परिवार से लेकर के समाज तक वो पूरा का पूरा नकारात्मक भाव लेके आता है। तो इस तरीके से इमोशंस का मतलब आपके थॉट्स का, आपके एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है, जिसका कि किसी भी तरीके से औषधि से उपचार संभव नहीं है। इमोशंस दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड साइमल्टेनियसली, यहां पर सबसे मेन बात है कि जो भी ऑपोजिट इमोशंस होते हैं कभी भी एक साथ उत्पन्न नहीं होते। जैसे यही भाव, जैसे कि हम शारीरिक भाव में देखते हैं कि उष्ण और शीत भाव एक साथ नहीं आ सकते, है ना। रुक्ष और स्निग्ध भाव एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि रुक्ष अगर बढ़ेगा तरतम भाव से तो स्निग्धता भी तरतम भाव से घटेगी। उसी प्रकार से जैसे कि आपका शोक बढ़ेगा तो हर्ष आपको कभी नहीं हो सकता। हर्ष का जो तरतम भाव है वो शोक के तरतम भाव को घटाएगा। ये जो ऑपोजिट फीलिंग्स है, ये ऑपोजिट जो भाव है, इसमें ये एक दूसरे को कंपनसेट करती है। उस कंपनसेशन के थ्रू हम अपने एटमॉस्फेयर में एडजस्टमेंट को शो करते हैं कि हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है, हमें उस समय पे क्या बिहेवियर करना है, हमारी सोच क्या है। अगर आपकी सोच में नकारात्मक भाव हैं तो आपके इमोशंस भी उस एटमॉस्फेयर, उस एनवायरनमेंट के विपरीत ही जानी है, जिसका कि एक प्रकृति, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आघात हो सकता है।
आपको एक तरीके से आप ये सब चीजें आप मानसिक रोगियों में आराम से देख सकते हैं कि जहां पर उन्हें कुछ जो भाव नहीं करने चाहिए, जिस तरीके के आपके भाव हैं वो भाव उचित नहीं है, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, पागल है क्या जो यहाँ आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये वर्ड एक लोकल भाषा में बोल दी जाती है, लेकिन उसको हम बहुत सस्ते में ले लेते हैं, हंसते हुए हम उस चीज को काटते हुए चले जाते हैं। लेकिन वही प्रोसीजर, वही फीलिंग्स, वही थॉट्स अगर कंटिन्यू बन जाए तो वो पर्सनालिटी को इंजोर्ड करती है। जो आपकी खुद की पर्सनालिटी थी अब वो आपकी नहीं रह जाती है, अब वो विकृत पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी। तो विद ऑपोजिट इमोशंस, वन इमोशन लिटरली blocks the other from existing. The emotions are mutually exclusive. जो आपका एक भाव चल रहे हैं वो दूसरे भाव को कभी नहीं आने देगा, और वो भाव कभी दूसरे भाव के इमोशंस को और उनके जो किसी भी एक्सपीरियंसेस को ओपन नहीं होने देता, वो ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही वो भाव खत्म होता है दूसरा भाव, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से शारीरिक जो हमारे गुण होते हैं वो आपके एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, उस बैलेंसिंग पे ही हमारा वात पित्त का बैलेंस रहता है। ठीक इसी प्रकार से ही इन्हीं भावों से, जो कि कुछ रज के भाव हैं, कुछ तम के भाव हैं, ये सारे भाव एक दूसरे को मैनेज करते हुए जो मन के जो रज और तम के दोष है उसको मैनेज करते हैं। If you want to change how you feel and stop feeling one emotion, ease yourself into the emotional opposite. आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई एक फीलिंग जो बहुत एग्रेसिव मोड पे जा रहा है या वो अच्छा नहीं है आपकी, क्योंकि अगर आप में प्रज्ञा है तो आप इस चीज की भावना रख सकते हैं, आप अपने को असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये उस समय की स्थिति है जो स्वस्थ पुरुष है जब इस चीज को करता है, और अब बुद्धि आती है, एक निश्चयात्मक का बुद्धि होती है, एक निश्चय करना होता है, उसके बाद एक नियात्मिका बुद्धि आती है जो नियमन करती है कि नहीं हमें इसी फीलिंग में ऐसे ही रहना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये इमोशंस जिसको कि हमें लगता है कि सकारात्मक है उसको हम होल्ड करके रखते हैं, तो हमारे पास हमारे अंदर वो दूसरी फीलिंग उत्पन्न नहीं हो पाती है। Emotions are typically measures in the physiological response and pounding, like pounding heart and sweating, blood rushing. आपका इमोशंस जो है, आपके जो फिजिकल रेस्पॉन्सेज है, जो आपकी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, जो आपका शरीर जिस तरीके से उसको डिफाइन करता है उस तरीके से आपके अंदर के इमोशंस होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं, इमोशंस को फिजिकल रेस्पॉन्स के थ्रू बता नहीं पाते हैं। ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर आपके इमोशंस हैं और अच्छे हैं तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है, सात्विक है, तो वो चीज आगे आपके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में आने हैं, मासूमियत रहती है, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसी जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो आपके इमोशंस को शो लाइक जस्ट आप डर गए हैं, आप में भय है, आपका भय आपके फिजिकल रेस्पॉन्स के थ्रू दिखाया जाएगा। एक्सप्रेशंस इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ द इमोशंस। जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस है, जो आपके फिजिकल रेस्पॉन्सेज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो एक इमोशंस का बहुत मेजर पार्ट होता है। और वो जो एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि ज्ञानेंद्रियां जो देखती हैं, जो समझती हैं और जो करती हैं, वह कर्मेंद्रियां भी करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सीन देखा, कोई पिक्चर देखा, कोई चित्र देखा और उसको देख के आप में कोई फीलिंग आती है, भय की आती है या जॉय की, खुशी की आती है, तो आपके इमोशंस के साथ आपका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स काम करेगा। जब फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स काम करता है तो आपका मोटर, आपका जो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो मोटर सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है, जिसको कि हम कर्मेंद्रियों के थ्रू बोलते हैं, स्पेशली 5 तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। यही चीज आप डर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्मेंद्रियों का रोल वहां दिखाई देता है। Then the part of the nervous system is emotion the most are the frontal lobe and amygdala.
ये जो ब्रेन का पार्ट है इस पे हम थोड़ा सा कम ही जाएं क्योंकि काफी और भी है इसमें कि ट्रीटमेंट तक है। तो जो इसकी फिजियोलॉजी है उस पर थोड़ा सा हम कम जाएं कि बस इतना कि फ्रंटल लोब, एमाइगडाला, ये जो इसके सिस्टम है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट जो फीलिंग के हैप्पी के लिए करता है, एमाइगडाला स्पेशली ये सैडनेस फियर के लिए होता है। तो यहाँ पर इनके थ्रू आपके भावों का एक तरीके से इंप्रेशंस बनते हैं, जिसका कि एक कहीं ना कहीं से जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू एक लॉन्ग मेमोरी सर्किट तैयार होता है जो शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में जाता है, और वो बार बार रिहर्सल्स होने के कारण वो चीज स्टिकी हो जाती है, वो भाव स्टिकी हो जाता है किसी पर्सन के साथ में। We experience a variety of emotions throughout the day. Mostly these emotions are transient in nature. हम 24 आवर्स में काफी कुछ भावनाओं को पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। कभी कभी ऑपोजिट में भी एक दो, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, इस तरीके से बोलते हैं सुख और दुख हमें 24 आवर्स में हो सकता है 2 घंटे में हमें मिल जाता है। लेकिन ये अगर कंटिन्यू बन जाता है तो ये विकार की श्रेणी में आता है। बट व्हेन दिस इमोशंस बिकम्स इनटू नेगेटिव और मैंने पहले ही बताया कि इस तरीके का अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स कुछ ज्यादा समय तक चलता है तो इसका इम्पैक्ट, चूंकि हमारे बॉडी के साथ वो सात्म्यता नहीं रखता, इसलिए उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के बायोकेमिस्ट्री बिहेवियर पर बिल्कुल पड़ता है। बायोकेमिस्ट्री बिहेवियर मतलब आपका बायोकेमिस्ट्री जो है, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड, रस और रक्त से संबंधित जो भी बायोकेमिस्ट्री चल रही है, जो रसायन काम कर रहे हैं, जो कि आप बोलोगे केमिस्ट्री के हिसाब से, उसमें जो काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स काम करते हैं, वो सारा इम्बैलेंस केस आ जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए असात्म्य है। यही बात शारीरिक असात्म्यता से भी है कि कोई अगर कारण आप या कोई औषध या कोई आहार आप कंटिन्यू लेते चले जाते जो कि आपके लिए सात्म्य नहीं है ना, वो असात्म्य है, तो वो कहीं ना कहीं एक समय पे आके ओक्सात्म्य में कन्वर्ट हो जाती है। फिर भी ओक्सात्म्य हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए, तो हमें उसको पादांशिक क्रम में हमें उसको त्याग करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जो शारीरिक सात्म्यता है, जो मानसिक सात्म्यता है, उसमें भी कई भाव जो नेचर वाइज है, जो खुद के नेचर, जैसे राजसिक प्रकृति का भाव कभी भी सात्विक प्रकृति के भाव से मैच नहीं करेगा। तो सात्विक जो राजसिक प्रकृति है वो उन्हीं भावों में रहता है, वो उसी भाव में रहता है, उसे उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सात्म्यता ना हो करके उस भाव का असात्म्यता हो जाए तो उसके लिए वो असात्म्य हो जाएगा। अगर उसका कंटिन्यू वो यूज करता चला जाता है तो वो भी उसके लिए ओक्सात्म्य हो जाएगा। एक समय के लिए कि उसके नेचर वैसा नहीं है लेकिन वो बिहेव वैसा कर रहा है, वो इमोशंस को वैसे सप्रेस कर रहा है या वो ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है, या ओक्सात्म्यता उस पर्सनालिटी में, जो मेंटल पर्सनालिटी है, उसके साथ प्लस हो जाती है। तो इसको भी हमें इस तरीके की असात्म्यता जो कि ओक्सात्म्यता में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको भी हम मानसिक भावों के विपरीत भाव से हमें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि मानसिक भाव जो भी हैं जिसमें कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वे सारे के सारे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं शारीरिक इम्पैक्ट भी डालते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स और जितने हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल इम्पैक्ट देते हैं। तो वो सारी चीजें हमें उसका त्याग करना बहुत ही जरूरी है। Certain brain areas and the presence of level of different chemicals in brain controls the emotions. वही मैंने बताया कि केमिकल्स है, वो केमिकल्स क्या है, वो हमें पता है कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हैं जो कि इमोशनल कंट्रोल करते हैं, और उसको वो अपने ऑपोजिट केमिकल्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इन अ डेंजर, आवर ब्रेन releases stress hormone, initiate fight or flight reactions by flooding certain regions with the neurotransmitters like epinephrine, adrenaline. When the danger subsided, the brain inhibits the stress response by sending out a calming signal in the brain of the chemical. तो आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि जो भी भाव आ रहे हैं उस समय पे केमिकल्स के थ्रू ही हो रहे हैं, और सबसाइड भी केमिकल्स के थ्रू ही हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी में बायोकेमिस्ट्री चल रही है उसी के थ्रू हो रही है। और
इस तरीके से हम यहाँ तक हमें थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है कि जो भाव है उसका संबंध हमारे बॉडी के बायोकेमिस्ट्रिकल केमिस्ट्री कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके का जो सीक्वेंसिंग हमारी बॉडी में है वो कंटिन्यू चलता रहता है, और ये नॉर्मल है, जिसका कि मैंने आयुर्वेद से भी बताया कि काल के थ्रू भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रही हूं, जैसे कि सुबह का जो 9 से 10 बजे 9 से 12 बजे तक का समय है वो शुद्ध आपका एक राजसिक योग बनाता है, माने सत्व का जो भाव है उसमें थोड़ा रहता आता हुआ छूटता है और रज का भाव आता है। आपने देखा होगा कि इस समय पे आप जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य आपके रज भाव से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बॉडी वार्म अप की कंडीशन में जाती है और इस तरीके से। लेकिन जैसे ही आपका 12 बजे के बाद का टाइम होता है आप में थोड़ी सी थकावट महसूस होती है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो थकावट है आपकी शारीरिक होती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो शारीरिक करते हैं लेकिन उनका मानसिक शारीरिक थकावट होती है, लेकिन मन के द्वारा वो उसको उस पर ओवरकम कर लेते हैं और उनको वहां पर थकावट नहीं लगती है। फिर एक प्रश्न उठता है कि भाई हम थक चुके हैं, तुम क्यों नहीं थके अभी तक, है ना? क्योंकि वो एक राजसिक भाव है, उसमें मन के भाव हैं। ये चीजें हमें काल से भी हमें दिखाई देती है। और उसी समय आप देखें कि हमारा जो अल्प सत्व भाव है उस समय हमारे लिए जो एक डेली रूटीन का एक मेडिटेशन होता है उसको हम उस समय पे भी करते हैं। लेकिन 12 बजे से 3 बजे के बीच में ये जो भाव आते हैं ये रज के प्रोमिनेंट भाव में चला जाता है, और जब 12 बजे से 3 बजे का समय होता है यहाँ पर से धीरे धीरे तम के भाव आते हैं, और 3 बजे से लेकर 6 बजे जो कि दिन का अंतिम प्रहर होता है, इस 3 से 6 बजे के बीच में आपका एक तम भाव प्लस होता चला जाता है, जो कि 12 से 3 रात्रि के बहुत प्रचंड रूप में होता है। इसलिए कहा जाता है कि 12 से 3 के बीच में आप निद्रा लें, उस समय पे खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन जो है वो एक राजसिक भाव है और जो निद्रा है वो एक तामसिक भाव है। ये कभी एक साथ एक दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और मॉडर्न मेडिसिन में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि खाना खाने के बाद में आपका मेटाबॉलिक रेट ऐसा रहता है, तो उस कारण पाचन आपका कम हो जाता है। इसलिए पहले खाना खा लीजिए, फिर थोड़े देर के बाद में कम से कम 1-2 घंटे के बाद में आप सोइए। इसको हम मॉडर्न के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं या आयुर्वेदिक के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमने रज और तम के भावों का जो डिफ्रेंशिएशन दिन और रात्रि के प्रहरों में किया हुआ है उसको हम करें। इसी का ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्म मुहूर्त है, जो आपका रात्रि का अंतिम प्रहर है, जो मुहूर्त है, जो 30 मुहूर्त में आपका जो मुहूर्त बनता है वो आपका ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें सत्व भाव बहुत उत्तम होता है। वहां पर आपको मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, उस समय पे आप ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उस समय पे मन का सत्व भाव बहुत ही अच्छे पॉइंट में रहता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है वैसे वैसे ही रज के भाव प्लस होते चले जाते हैं सत्व के साथ, मिक्सचर के साथ। यहाँ पर जो इमोशंस होते हैं, अगर किसी पेशेंट का या किसी रोगी का अगर हमें इमोशंस चेक करना होता है तो बहुत से साइकोथेरेपिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने इन इमोशंस को लेकर के एक पर्टिकुलर एक व्हील बनाया है, जिसमें कि सारी भावनाओं को उन्होंने इस तरीके से किया है कि अगर वो पुरुष स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है कि अगर मेरे दिन के 24 घंटे में ये भाव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये इमोशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मुझे इसका ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, मेरे इसके साथ में मुझे क्या यूज करना चाहिए, मुझे कैसे उसका निराकरण करना चाहिए, जो कि आत्ममंथन कहलाता है। आज की डेट में कोई भी मनुष्य, मैं कहूं कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आत्ममंथन कर सके। शारीरिक जो विकार है उसी में ही प्रॉब्लम होता है कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि कब उनके शरीर में चेंजेस आ गए। उनको तब पता चलता है, या तो एक्सीडेंटली पता चलता है, या तो किसी ने बताया होता है, तब पता चलता है कि शारीरिक कुछ विकार उत्पन्न हुए हैं। लेकिन
इसका तो बहुत बड़ा आप बोलेंगे ड्रॉबैक है कि मानसिक भाव तो दिखते ही नहीं, तो मानसिक भावों के प्रति कोई जागरूक नहीं रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 24 घंटे में ये आपके इमोशंस इतने ज्यादा हो गए। ये कब प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जब उस पर्सन की दायरे से वो बात बाहर हो जाती है और वो उसके परिवार के लोग, समाज के लोग, उसके व्यवसाय के लोग आकर के उसे इंटरप्ट करते हैं कि भैया आज अभी तुम बहुत ज्यादा इस तरीके का बिहेव करने लगे हो, तुम ऐसे नहीं थे। तब हो सकता है कि अगर उसकी प्रज्ञा है तो फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो इसके लिए एक इस तरीके की इमोशनल व्हील्स बनाई गई हैं जिसमें कि आप खुद को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की फीलिंग व्हील्स के नाम से यह बहुत फेमस है, जिसको साइकोलॉजिस्ट और जो थेरेपिस्ट है वो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और पेशेंट्स के सामने ये होता है क्योंकि ये चीज जो है ये आप इसको कहीं समझा नहीं सकते। पेशेंट को समझाने के लिए आपको कोई चीज आधार बनाना पड़ेगा। तो आधार में ये व्हील रहता है और ये इस व्हील को ये एक विजुअल टूल है। फीलिंग व्हील इज अ विजुअल टूल जिसको देख करके वो इस तरीके का बिल्कुल से पता कर पाते हैं कि उनके साथ में क्या चल रहा है और वो किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त और कौन कौन से इमोशंस मेरे साथ में एंटेंगल्ड हैं। ये सारी चीजें पेशेंट खुद भी कर सकता है अगर वो प्रज्ञावान है तो, है ना। तो ए फीलिंग व्हील इज ए विजुअल टूल when circular, or often circular ये गोली होगा wheel that helps people identify, understand and communicate their emotions by starting with basic feelings। इनमें फीलिंग व्हील में बेसिक जो फीलिंग्स होती है जो हर पर्सन में होती है, सैड, एंग्री, हैप्पी, स्कैर्ड, स्ट्रॉन्ग, काम, ये सारी चीजें होती है, हर एक पर्सन में होती है। 24 आवर्स में वो फील करता है, वो उसके आधार पर ये बेसिक व्हील बनाई गई है जिसमें कि 6 पॉइंट्स हैं। इन द सेंटर एंड द ब्रांचिंग आउट ऑफ द मोर स्पेसिफिक announced emotions in outer ring like contentment, irritations or to build emotional vocabulary and emotional intelligence। ये जो व्हील है, आप जब साइकोलॉजी की तरफ थोड़ा जाएं तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार से इंटेलिजेंट का एक क्वोशंट होता है कि बुद्धिमत्ता का क्वोशंट होता है, आईक्यू जिसको कहते हैं, वैसे ही ईक्यू भी होता है, इमोशनल क्वोशंट भी होता है, उसी प्रकार से सोशल क्वोशंट भी होता है। सोशल क्वोशंट का मतलब आप सोशली किस तरीके से अपने आप को बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें का आकलन जो आपके माइलस्टोन्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक बच्चा, एक एडोलेसेंट, एक एडल्ट किस प्रकार से सोशल एटमॉस्फेयर में बिहेव करता है, उसकी पूरी क्राइटेरियाज हैं जिसको कि हम सोशल क्वोशंट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल क्वोशंट भी होते हैं जिसको आईक्यू के नाम से जाना जाता है, और उसके थ्रू हम ये देख पाते हैं कि उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सोशल क्वोशंट में है, जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उसका इमोशनल क्वोशंट भी बहुत अच्छा होगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिसका इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा है, मतलब इमोशनली जो बहुत ज्यादा अवेयर है अपने मामले में या दूसरों के मामले में, उनकी इंटेलिजेंसी कहाँ चली जाती है। क्योंकि इंटेलिजेंसी की जब बात हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके रुक जाएंगे। तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, चूंकि हमें इसमें ट्रीटमेंट में इमोशंस को इंपॉर्टेंट देनी है, तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पर आईक्यू की वैल्यूज नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन करेंगे, उसके क्वेश्चन निकालेंगे, उसके लिए हमें ये व्हील्स यूज करने पड़ते हैं फॉर जस्टिफिकेशन, फॉर डायग्नोसिस पर्पस एंड देन फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस ऑल्सो। The feeling wheel is a visual representation of the different emotions created by the Dr. Gloria Wilcox। ये इन्होंने बनाया था और उन्होंने 90s 80s में बनी थी ये। The wheel defines only 6 basic emotions: anger, fear, sadness, calm, strong, and happiness. And each of these emotions is then divided into more specific sub-emotions. There are 72 feelings total. As you move towards the outer edge of the wheel, you will find more specific emotions, and while not as a complex and multidimensional as a Pulskis weighing। इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर एक अन्य व्हील बनाई गई जिसके कि 8 बेसिक पॉइंट्स थे, 8 बेसिक इमोशंस थे। ये 6 इमोशंस के ऊपर है, और इसके ऊपर बनी जो 8 इमोशंस के ऊपर बनी, उसको वो उस व्हील का नाम दिया उन्होंने पुल्सिस्क
व्हील, जो कि खुद ही साइंटिस्ट है इसमें. इमोशंस, द फीलिंग्स व्हील्स इज अ यूजफुल टूल फॉर कंसिडरिंग इमोशंस एंड प्रैक्टिसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. हमारी जो बात हो रही है ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है. अभी हमने सोशल इंटेलिजेंस या फिर हमारा सोशल इंटेलिजेंस पे बात बिल्कुल नहीं हो रही है, या इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस पे, या कॉग्निटिव जिसके अंदर इमोशंस आता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इमोशनल डेवलपमेंट आता है, उसकी बात हम कर रहे हैं. और उसका जस्टिफिकेशन या उसका किस तरीके से हम यूज करेंगे, उसको किस प्रकार से हम उसको चेक करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से डायग्नोस करेंगे, इसके लिए वो व्हील्स हैं. इसमें स्पेशली जो यूज होता है फीलिंग व्हील्स के ऊपर, क्योंकि उसमें 6 बेसिक है, इसमें 8 है हमारे पास में. कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इसलिए यूज होता है. ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट पुल्चिस्क, इन 1980s में इन्होंने इसको बनाया था. और पुल्चिस्क व्हील ऑफ द इमोशन इज ए ग्राफिक डिपिक्शन टू डिस्क्राइब हाउ इमोशंस आर रिलेटेड एंड थ्रू years of the studying emotions. आज भी उस पर काफी रिसर्चेस हो रही हैं, जिसमें कि 8 को अब 3 मॉडल में कन्वर्ट किया गया है. T. Pulczynski proposed that there are 8 primary emotions that serve as a foundation of all others like joy, sadness, acceptance, disgust, fear, anger, surprise and आपका anticipation. Pulczynski wheels of emotions is a valuable resource to make sense of feeling and grow your emotional literacy. This is emotional literacy also, कि आपको सीखना भी पड़ेगा आप कितने इसमें पारंगत हैं इमोशनल. क्योंकि जब आप पारंगत होंगे, स्वतः पारंगत होंगे, तो आप स्वतः को भी नियंत्रित कर पाएंगे. आप स्वतः ही इसका निराकरण कर पाएंगे. जो प्रवृत्ति हो रही है आपकी, चाहे क्रोध की प्रवृत्ति हो, चाहे हर्ष की अति प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति को निवृत्ति में बदलेंगे कब? जब आपका इमोशनल लिटरेसी आपका बहुत अच्छा होगा. इसी को ये हमने प्रज्ञा कहा है. वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द प्रैक्टिसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स यूज फॉर द सेल्फ अवेयरनेस, बेटर कम्युनिकेशन एंड इमोशनल डेंसिटी. और साथ में आपकी कितना इंटेंसिफाई है वो आपका इमोशन. क्योंकि अगर इतना चाहे वो पॉजिटिव हो, जैसे हैप्पी है, कुछ ज्यादा ही हैप्पी है, और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस समय में आकर आपको इसको करना है, किस समय आपको ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, यही नहीं पता, तो फिर कैसे हो सकता है. तो उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा. तो ये आपका व्हील है, जिसमें कि आप देखें इन 8 इमोशंस को अगर आप देखें तो हर एक इमोशंस का एक आपको कौन पॉइंट दिखाई देगा. जैसे कि ये जो मेन है जिसपे की बात हो रही है, जिसको प्राइमरी 8 इमोशंस कहा है, वो ये 8 हैं, जिसमें जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, ये आते हैं. देन इसकी कैटेगरीज है जो इंटरनल है, जो बहुत ही ज्यादा आत्म मंथन के लिए है, वो सारी ये आपके साथ जुड़ी हुई है. देन इसके बाद में इन जो एक भाव जैसे जॉय है, इस प्राइमरी इमोशंस के साथ इसका ऑपोजिट एक होगा जिसको कहेंगे हम सैडनेस. और सैडनेस का जो इंटेंसिफाई पार्ट है वो ग्रीफ एंड पेंसिवनेस है. इसको हम जब ट्रीट करें तो हम इसके ऑपोजिट विंग के साथ ही ट्रीट करेंगे. इसको परस्पर प्रतिद्वंद भाव कहेंगे. और इसके साथ में कुछ इमोशंस, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इमोशन आपके साथ में है, इसके साथ हो सकता है मल्टीपल इमोशंस हो, और मल्टीपल सरप्राइज भी हो सकता है. ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. ठीक इसी प्रकार से जब हम इस प्राइमरी इमोशंस के साथ 8 इमोशंस के साथ दिखते हैं, तो हमें कुछ कंपाउंड इमोशंस भी दिखाई देते हैं. जैसे कि जॉय एंड ट्रस्ट, ये दोनों मिलकर एक लव का इमोशंस तैयार करते हैं, जिसमें जॉय भी होता है, ट्रस्ट भी होता है. लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट देखें तो डिस्गस्ट एंड सैडनेस अगर हो गया तो रिमोर्स आ जाता है. तो ये भी एक इमोशंस का पार्ट है, जिसमें कि कंपाउंड इमोशंस होते हैं, सिंगल इमोशन नहीं होता यहाँ पे. तो जब कंपाउंड इमोशंस होंगे तो कंपाउंड इमोशंस के पार्ट से उसका का जस्टिफिकेशन होगा, उसका डायग्नोसिस होगा. देन इसके बाद
इस व्हील के कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से पेशेंट को डील करते हैं, चाहे वो पेशेंट अच्छा हो, स्वस्थ हो, जो कि अपने आप के प्रति जागरूक है, और या फिर वो बीमार हो, इसके साथ में उसका अटेंडर साथ में होगा और उसको डायग्नोस करवाएगा। तो इसमें आप देखें कि इस एलिमेंट में आपको प्राइमरी इमोशंस दिखाई दे रहे हैं और ये आपके ऑपोजिट इमोशंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं। देन ये अपोजिट इमोशंस जो बताए गए हैं, इसका फॉर एन एग्जांपल दिया, जैसे जॉय ऑपोजिट है सैड के, तो इसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलेगा? जॉय में आपको कनेक्शंस मिलेंगे, आप कनेक्टेड हैं, आप अगर सैड है तो आप विड्रॉल करने लग जाएंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज है वो आपको इसका पता होना चाहिए। एंड डिस्गस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रस्ट, तो फिजियोलॉजिकली वो रिजेक्शन की तरफ जाएगा, एम्बेरेसिंग मोमेंट में जाएगा। एंड देन फियर है तो आप गेट स्मॉल का मतलब यहाँ पर, और हाइट का मतलब क्या है? आप एक नॉर्मली अगर आप फील करें तो जहां पर आपके कहीं डर होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को छोटा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मन का छोटा हो, चाहे वो शरीर का छोटा हो। आप ये देखे होंगे कि जब आप डरे, खासकर बच्चों को देखें या एडोलेसेंट्स को या बच्चों को देखें, जब वो डरते हैं तो कहीं छिपना कोशिश करते हैं, कहीं छिपते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को कहीं पर स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना दिखे। लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है तो वो अपने को उस भीड़ से बाहर निकाल लेते हैं, अपने आप को लाउड कर देते हैं, अपने आप को बड़ा कर देते हैं, अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस को रेस्पॉन्सेस के थ्रू बताने के लिए। एंटिसिपेशन इज ऑपोजिट ऑफ सरप्राइज, ये नॉर्मल बात है। एग्जामिन क्लोजली एंड जंप बैक। आप सरप्राइज में जो बिहेव करेंगे आप एंटिसिपेशन में वैसा बिहेव नहीं करेंगे। देन इसमें कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको बताया, जॉय का एंड ट्रस्ट का, जो कि लव के लिए होता है, ये मैंने आपको ये बताया। ये कॉम्बिनेशन वाला जो है ये इसके पेटल्स के बाहर के जो पार्ट है, बीच वाले जो पार्ट है। देन इसमें इंटेंसिटी भी पार्ट आती है। इंटेंसिटी में जिस तरीके से इंटेंसिटी हो रही है वो उसका डार्कनेस, जो कलर डार्कनेस, कलर बताया गया, उस कलर के जो कलर का इंटेंसिटी है उसके बेस पे हम इमोशंस के इंटेंसिटी को भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ द इमोशंस को भी उस व्हील में बताया गया है। A core belief of Pulchik is that all emotions serve a functional evolutionary purpose and therefore have a value. There are no good or bad emotions. वो ये मानते हैं कि गुड और बैड इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, वो तो हर एक इंसान के साथ में 24 घंटे में चलते हैं। तो आपको उसको जज करना पड़ेगा कि ये इमोशंस अगर कंटिन्यू आपके साथ जा रही है, स्वस्थ पुरुषों के लिए है जिसकी कि अभी धीधृति स्मृति में किसी प्रकार का विभ्रंश नहीं है, वो समझ सकता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये कहीं गलत हो सकता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर सके। ईच इमोशन सर्व्स ए पर्पस दैट सपोर्ट्स ह्यूमंस टू सर्वाइव एंड थ्राइव। और हमें और हर इमोशंस आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि दुख होना भी, सुख और दुख ये दोनों के ही छौंक लगने चाहिए, इन दोनों के ही आपको इमोशंस के भाव आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि अति मीठा भी अच्छा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से इमोशंस में भी जो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक भाव हैं, कहीं ना कहीं उसको आपको वो समाज से, आपको समाज में घटने वाली चीजों से आपको वो दूर करने लगेगा। तो यहां पर प्रज्ञा कहती है कि आपको निश्चय करना है कि ये स्थिति में ये भावनाएं सही है या नहीं है जो मेरे साथ घटित हो रही है। तो ये तब हो सकता है जब आप प्रज्ञावान हैं। अप्रज्ञावान की स्थिति में या प्रज्ञापराध की स्थिति में, जब आप खुद से करते अधर्म करते हैं और अप्रज्ञावान की स्थिति में चले जाते हैं, तब ये करने के लिए आपके पास में वैद्य हैं, आपके पास में आपके जो अटेंडर रहते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर फियर helps us focus on what we want to protect and move back to avert threats. Anger helps us to notice what is in the way, energizes us to break through obstacles. ये चीजें suicidal tendencies वाले जो persons हैं उनको हमें काउंसलिंग करना पड़ता है कि हर चीज आप नेगेटिव की तरफ ना देखें, उसका सकारात्मक भाव भी है, आप उसको देखें, उस पर काम करें और उस पर आप पॉजिटिविटी रखें।
तो यहाँ पर कुछ जो चार्ट मैंने बनाया उसमें आप देखें, इमोशंस अगर जॉय है तो सिमिलर वर्ड्स हम क्या यूज करते हैं, एक्साइटेड एंड प्लीज्ड। टिपिकल सेंसेशंस क्या होते हैं, आपका बॉडी रेस्पॉन्स क्या करता है, सेंसेस ऑफ एनर्जी एंड पॉसिबिलिटीज, आप फील करते हैं कि आपकी एनर्जी आज बहुत अच्छी है, पॉसिबिलिटीज है, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लाइफ इज गोइंग वेल। स्पार्क्स क्रिएटिविटी कनेक्शंस एंड गिव्स एनर्जी, आपको स्पार्किंग होती है और आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसका ऑपोजिट अगर ये ज्यादा हो गई तो अपोजिटली आपको सैडनेस मिलता है, जिसमें कि आपको एक आप क्या करेंगे, आप उनमें से कोई एक चीज को इंपॉर्टेंट मानकर, प्रधान मानकर आप उस पर काम करना चालू करेंगे, क्योंकि बाकी से आपको खुशी नहीं मिल रही है, बस यहां पर जो पॉइंट है इस पे मैं काम करूं। तो इस तरीके से बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ट्रस्ट जो है आपका विश्वास है, तो इसमें आप महसूस करते हैं कि मुझे ये विश्वास है, मतलब मैं इस पॉइंट पे सेफ हूं, है ना। तो आप उस पॉइंट पे आप ओपन कनेक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपका जो विश्वास है वो इतना बड़ा होगा कि आपको उन सारी प्रॉब्लम्स से आप अपने आप को निकालने के लिए पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेते हैं। डिस्गस्ट क्या होगा कि आपको उसके प्रति विश्वास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ गलत चीजों को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप को लगेगा कि अरे मैं ये करूं तो प्रॉब्लम है, वो करूं तो प्रॉब्लम है, तो आपको किसी न किसी से, आपको उस पॉइंट से अगर कोई किसी ने बताया या खुद से भी हुआ तो घृणा की भावना आपके में जागृत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो कॉम्बिनेशंस हैं, लव का जो कॉम्बिनेशन है जॉय एंड ट्रस्ट के साथ में बताया गया है, वैसे रिमोर्स जो इसका ऑपोजिट है वो उसमें सैडनेस एंड डिसगस्ट है। तो हम जब कंपाउंड की बात करेंगे इमोशंस की, तो हमें कंपाउंड के जो फैक्टर्स है उसके थ्रू हमें इस पे काम करना पड़ेगा। देन यहाँ पर जो पर्टिकुलरली जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है वो इस आर्टिकल का हाँ एक पार्ट है जिसमें कि उन्होंने इसको इस तरीके से बताया कि एक प्राइमरी डाइट्स होता है, एक सेकेंडरी डाइट जो कंपाउंड में बताया गया है। प्राइमरी डाइट जो कि 2 पेटल्स साथ में है, अल्टरनेट पेटल्स हैं, इस तरीके से इमोशंस प्लस हो सकते हैं। तो उनका पूरा एक तरीके से डायग्राम उन्होंने बताया, पुल्चिस्क डाइट्स के नाम से ये जाना जाता है। देन तो इन्होंने यहां पर एक पर्टिकुलरली 6 सेकंड इमोशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट स्केल भी बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम इस चीज को कर सकते हैं, जिसमें कि जो पॉइंट्स रखे गए हैं कंपाउंड के या फिर आपके इंटेंसिटी के, कलर्स इंटेंसिटी जिसको किया हुआ है वो आ सकता है, उसमें प्राइमरी क्या है, सेकेंडरीज कौन से हैं, कितने आप उससे प्रभावित हो, ये सारे का असेसमेंट हम, इमोशनल असेसमेंट हम इसमें से कर सकते हैं। इन्हीं के साथ में, इन इमोशंस के साथ में इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि एक इमोशन दूसरे इमोशंस को सबसाइड करता है और अपने को अभिव्यक्त करता है, और उसका यूज हम डायग्नोसिस में लेते हैं और उनका हम ट्रीटमेंट में भी लेते हैं। तो उसके लिए पीछे का जो मेन कॉज होता है वो होता है हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी जो भी भावनाएं हैं उसका जो इंप्रेशंस हमारे बॉडी में पड़ता है वो सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की ही रहती है। ये हम जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स किसको कहते हैं, हार्मोन्स किसको कहते हैं। हार्मोन्स हमें पता है कि ये हमारे होल बॉडी में काम करेगी, इसका काम का टाइम जो है बहुत ज्यादा लंबा होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर तुरंत काम करती है, सिनेप्टिक पे काम करती है, नर्व टू मसल, नर्व टू नर्व काम करती है, स्पेशली ब्रेन में ही काम करती है, और इसको बहुत छोटा टाइम लगता है काम करने के लिए, और ये क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स में ही प्रेजेंट रहती है, जबकि हार्मोन्स ब्लड के थ्रू भी करती है। इसमें से कुछ ऐसे हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हार्मोनल तरीके से भी काम करते हैं, अगर वो ब्लड में चले गए, और ब्लड में जिस प्रकार से उनके रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में उस तरीके से। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ बताए गए हैं, जिसमें एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ग्लूटामेट, एसिटाइकोलिन, गाबा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसमें आपका, और अदर हार्मोन्स, एंडोक्राइनल हार्मोन्स हैं। वो सारे हार्मोन्स आपको बॉडी में इमोशंस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और उसमें फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस होते हैं, जिसमें कि वाइटल ऑर्गन्स रेस्पॉन्स भी है, और आपका वॉलंटरी जो फंक्शंस है वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
इमोशंस एंड रिलेटेड हॉर्मोन्स जो है इसका मैंने आपको रेफरेंस भी इसमें डाल दिया है। इसमें देखिए सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है, ये मूड रेगुलेटर होता है और इसका ब्रेन, इंटेस्टाइन, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लेस क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग मूड बैलेंस एंड स्लीप एंड द एपेटाइट पे काम होता है। ये सबको पता है कि जब भूख लगती है मूड खराब हो जाता है, खाते हैं मूड अच्छा हो जाता है। 95% सीरोटोनिन हमारा गट से है। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि सीरोटोनिन जो है वो एक तरीके से डिप्रेशन एंड एंजाइटी से काफी क्लोजली जुड़ा हुआ है। एंड लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन कैन results in feeling of the sadness, irritability and fatigue. Additional disruption in serotonin levels आप काफी प्रॉब्लम्स में देखेंगे, ओसीडी में देखेंगे, आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में देखेंगे, क्योंकि उस समय खाना उतना अच्छा पड़ता नहीं है तो डिप्रेशन में चले जाते, बोलते खाना वाना खाएंगे तो वो सही हो जाएंगे। इसी प्रकार डोपामिन है, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन केमिकल्स होते हैं। रिवॉर्ड मोटिवेशन केमिकल्स जिसका कि अगर हम इम्बैलेंस देखें तो वो मेंटल हेल्थ, साइजोफ्रेनिया, हॉल्यूसिनेशन, ये आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिसीजेस है जहां पर कि आज की डेट में हमको ये देखने को मिलती है। डेल्यूजन्स हैं, ये सारी चीजें हमें डोपामिन के इम्बैलेंस के कारण से हमको दिखाई देती है। और ये रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन केमिकल्स हैं। नॉरएपिनेफ्रिन स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेटरी, सभी जानते हैं इसको, फाइट और फाइट हार्मोन्स है। देन आपका गाबा है, ये मेन ब्रेन का कामिंग एजेंट है और इसमें इसका जो मेन रोल होता है कि वो रिलैक्सेशन फेज देता है। तो इसका ज्यादा हो जाना भी प्रॉब्लमेटिक है, इसका इम्बैलेंस भी कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एंजाइटी डिसऑर्डर्स और लो लेवल ऑफ गाबा कैन लीड टू द हाइपर एक्टिविटी इन द ब्रेन एंड रिजल्टिंग इन द एक्सेसिव वरी। जब गावा कम हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उसके ऑपोजिट जो आपका ट्रांसमीटर है वो अपना काम करता है और आपका कामिंग इम्पैक्ट नहीं रहता और आप एकदम से बेचैन से हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा उग्र रूप में आ जाती है। इसे ग्लूटामेट है, द ब्रेन्स एक्साइटरी वर्क हाउस है, एक्साइटमेंट के लिए ग्लूटामेट का यूज होता है एंड इसका डिसरेगुलेशन इज implicated in the variety of mental health disorders. Elevated glutamate levels are associated with the neurodegenerative disorder like Alzheimer's and Huntington diseases. Schizophrenia is another disorder जिसमें कि abnormal glutamate activity है। तो इस तरीके से हमको मिलता है। इसमें एसिटाइकोलिन का भी रोल बहुत बड़ा है और इज अ मेमोरी फॉर्मेशन, लर्निंग एंड अटेंशन। मैंने आपको बताया कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो इसका रोल बहुत है कि अटेंशन एंड लर्निंग में इसका बहुत अच्छा रोल है और इसका जो रिड्यूस्ड लेवल है वो कॉग्निटिव डिक्लाइन करता है। वो न्यूरोडिजेनेरेटिव डिसऑर्डर जिसमें अल्जाइमर्स में पेशेंट को मेमोरी लॉस हो जाता है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। स्मृति जिसको कहते हैं, हम स्मृति नाश की स्थिति बताते हैं। ऑक्सीटोसिन आपको लव हार्मोन है, इसका जहां सबसे बड़ा रोल हमें दिखाई देता है मदर चाइल्ड के बर्थ में, मिल्क रिलीजिंग में दिखता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में दिखता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल एक सोशल बॉन्डिंग में भी है, जहां पर कि इसके प्रेजेंस से सोशल बॉन्डिंग की क्वालिटी बढ़ती है और सोशल क्वोशेंट पे काम होता है, सोशल इंटेलिजेंस पे काम होता है। स्ट्रेस रेगुलेशन भी हो जाए, आपको कुछ महसूस होता है कि अच्छा नहीं लगा, चलो घूम आते हैं, दोस्तों से मिल आते हैं, थोड़ा सा बैठ आते हैं, तो वहां पर आपका ऑक्सीटोसिन काम कर जाता है। सम ऑपोजिट इमोशंस एंड द रिलेटिव हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर लाइक जॉय एंड सैडनेस में डोपामिन है एंड सेरोटोनिन है। इसी प्रकार से आपका फियर एंड एंगर जो एक इमोशनल पेयर है, इसमें कामनेस एंड रिलैक्सेशन में नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, गाबा काम करता है। इसी प्रकार लव एंड अटैचमेंट जो इमोशनल पेयर बनता है उसका डिस्गस्ट एंड एवर्शन से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। इस प्रकार से हमें इसका पेयरिंग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स का भी रोल दिखता है कि उनकी भी पेयरिंग होती है, क्योंकि तो यहाँ पर जिस प्रकार से पुलचिस्क व्हील काम कर रहा है, फीलिंग व्हील काम कर रहा है, उसी प्रकार आज एक 3 प्राइमरी कलर मॉडल को किया जिसमें 8 बेसिक नहीं है, अब 3 आ जाते हैं, जिसमें 3 को स्पेशली न्यूरो ट्रांसमीटर और वो वास्तव
वास्तव में न्यूरोमॉड्यूलेटर भी होते हैं। तो इसमें नॉरएपिनेफ्रिन है एंड सेरोटोनिन है एंड डोपामिन है। ये इनको तीनों को इसलिए लिया गया क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ ये दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स में या हार्मोन्स में चेंजेस इजीली कर सकते हैं, इसलिए इनको न्यूरोमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। इसलिए इन तीन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके अभी ये 3 प्राइमरी कलर मॉडल बनाया गया है और इसके रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं इसमें। आज की डेट में जो ये व्हील थेरेपी है, व्हील के थ्रू जो हम अपना सेल्फ असेसमेंट करें या पेशेंट असेसमेंट करें, उसके लिए जो आगे थेरेपीज यूज की जाती है कि हाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ये फीलिंग्स है, अब उसको ऑपोजिट फीलिंग में लेके जाना है, ऑपोजिट इमोशंस में लेके जाना है, तो उसके लिए हम सीबीटी एंड डीबीटी 2 प्रकार के बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं। एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, एक डीबीटी होती है। डीबीटी होती है जिसको हम कहते हैं दिस इज सीबीटी, इसमें आपके जो थॉट्स होते हैं उसके हिसाब से आपके इमोशंस एंड बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है और ये इंडिविजुअली किया जाता है। देन एक सीबीटी का ही एक पार्ट होता है डीबीटी, जिसको कहते हैं डायलेक्टियल बिहेवियर थेरेपी। डायलेक्टियल का मीन्स होता है ऑपोजिट आइडियाज के थ्रू करना होता है और सीबीटी का पार्ट ही डीबीटी होता है। बट सीबीटी में एक इंडिविजुअल के ऊपर काम किया जाता है, बट डीबीटी पे थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिया जाता है और उसका संबंध सोशल एटमॉस्फेयर से जोड़ा जाता है। इसके 4 फीचर्स होते हैं जिसमें कि 4 मोड्स होते हैं: इमोशनल रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, माइंडफुलनेस एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। इन 4 के थ्रू डीबीटी को किया जाता है, जिसमें सीबीटी एंड डीबीटी में अंतर देखिए: आइडेंटिफाई एंड चेंज प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग पैटर्न एंड बिहेवियर, डेवलप कॉपिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन स्किल, बैलेंस, एक्सेप्टेंस एंड चेंज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी में हम सीबीटी यूज करते हैं। टिपिकली 6 to 20 डेज, ये बहुत शॉर्ट टर्म का केस थेरेपी होती है सीबीटी। अगर हमको उसको लंबे तरीके पे करना है, जड़ तक खत्म करना है प्रॉब्लम को, तो डीबीटी यूज होता है जो 6 मंथ एंड लॉन्गर टाइम होगा। यूजुअली इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस CBTs एंड इंडिविजुअल थेरेपी प्लस ग्रुप स्किल ट्रेनिंग इज द डीबीटी, जिसमें कि डायलेक्टियल बिहेवियर थेरेपी ये ग्रुप स्किल ट्रेनिंग भी है। आइडेंटिफाइंग कॉग्निटिव डिस्टोर्शन, गोल सेटिंग, एक्सपोजर थेरेपी एंड होमवर्क असाइनमेंट जो इंडिविजुअल के ऊपर दिया जाता है और कॉग्निशन को करेक्ट करने के लिए उसको दिया जाता है। जबकि डीबीटी होता है कि आपका माइंडफुलनेस हो, आप में कितना ब्रॉडनेस है सोच में, आप कितना ज्यादा उस प्रॉब्लम को, उस भावनाओं को, उस एक्सप्रेशन जो एनवायरमेंट में भावनाएं चल रही हैं उसको आप टॉलरेट कर पाते हो। इमोशन रेगुलेशन कैसा है आपका, आप कितना गुस्सा कंट्रोल कर पाते हैं। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस कैसा, आप ना बोल सकते हैं या नहीं, आप हाँ बोल सकते हैं या नहीं, आप सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपको अपने तौर तरीके में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये डिजीज डीबीटी। एंड थ्रू पैटर्न एंड रीडायरेक्शन हम इसको सीबीटी को यूज करते हैं। डीबीटी होता है इमोशनल एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। आपका जो डायलेक्टियल है वो उसमें हम आपका इमोशन को चाहे और बिहेवियर को हम मैनेज करेंगे और इसके लिए आपको सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी डीबीटी के लिए, क्योंकि उसमें ग्रुप चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, परिवार चाहिए। सीबीटी के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। कंक्लूजन ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो इस इमोशंस के साथ में हम ये समझ लें कि जितने भी इमोशनल भाव, मानसिक भाव है वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन अगर वो उस काल मतलब उस एनवायरनमेंट से संबंधित नहीं है तो वो बुरे होंगे। इस तरीके से हम जिस तरीके से अपना सेल्फ असेसमेंट कर पा रहे हैं कि ये परिस्थिति में ये उपयुक्त नहीं है, तो इसके विपरीत हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास में डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, इसको देख करके समझ करके हम कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से एक वैद्य इस चीज को सामने प्रस्तुत करता है पेशेंट के, चाहे पेशेंट हो चाहे वो स्वस्थता के लिए जागरूकता के साथ आया। जिस प्रकार से एक शारीरिक जागरूकता स्वस्थता के लिए एक रोगी आता है, उसी प्रकार से एक मानसिक जागरूकता के लिए भी आता है। मेरे पास उसके भी पेशेंट आते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि मैडम हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं जान रहा हूं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको डील कीजिए। इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें काउंसलिंग के थ्रू मिल जाता है। इस प्रकार से हम जो आज की चलने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मूल रूप से अधर्म, मूल रूप से या अपराध से जुड़ी हुई है। जो कहा जाए
तो वो त्रि हेतु को साथ में लेते हुए वो व्याधि को करती है। तो हमारे लिए आज की डेट में इस चीज को समझना, मानसिक भावों को सही तरीके से जस्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि आज मूल रूप से जो व्याधियां हो रही है वो सारी की सारी इमोशनल बैकग्राउंड पे हो रही है। तो यहीं पर मैं अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ, क्योंकि हाँ समय भी हो गया है। तो इस तरीके से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, इतने सारे आयामों को आपने इस अल्प समय में बांधने की कोशिश की है, और मैं समझती हूँ कि ये व्याख्यान बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए एक नई जागरूकता लाएगा। उसमें से वो कहीं ना कहीं अपनी आदत और क्षमताओं के अनुसार कहीं ना कहीं उसमें इजाफा करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, और कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि करके वो अपने पेशेंट्स को जल्दी से रोग मुक्त लगातार रहने के लिए, तथा जो रोग हो ही गया है तो उससे मुक्त करने के लिए, यानी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट से क्यूरेटिव इसका दोनों बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। और मानसिक रोगों मैंने के लिए, और खासकर आज की डेट में शारीरिक जो मानसिक मूल पे है हो रही है उसके लिए। और आज की डेट में कहा भी जाता है ना, एविडेंस बेस्ड चाहिए, एविडेंस बेस्ड चाहिए, तो डायग्नोस्टिक टूल भी तो चाहिए होगा ना उसके लिए, और उसी को ही हम थेरेपेटिक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन होते हैं, सब होते हैं। तो ये आयुर्वेद में मानसिक रोगों पे काम होना चाहिए, और जहां पर कि औषध पे ज्यादा प्रेशराइज ना करके, क्योंकि दिमाग में ये सेट हो जाता है कि एविडेंस तो केवल द्रव्य में हो सकता है, अद्रव्य में एविडेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो आज के डेट में रिसर्चेस चल रहे हैं वेस्टर्न में, आप देखिए अद्रव्य पे कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल जो बैकग्राउंड पे काम हो रहा है वो पूरा अद्रव्य पे काम हो रहा है, और उसको एविडेंस कर रहे हैं वो। तो हमें उसको यूज करना चाहिए, और यूज करके हमें अपने जो चरक में बताए, सुश्रुत में बताए, उसको आप एक्सप्लोर कीजिए। तो फर्स्ट लिटरेरी रिसर्च मस्ट है, एंड देन उसके बाद काम होगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने कई बार ये भी देखा कि अगर हम एक बार काउंसलिंग करके पेशेंट को समझाते हैं, तो मेरे गुरुजी कहा करते थे कि वैद्य की या डॉक्टर की जबान पर सरस्वती होती है, हाँ हाँ, और हम जब बोलते हैं तो उस बात का बड़ा इम्पैक्ट रहता है। बहुत। मेरे बहुत सारे पेशेंट अपने बालकों को और बालिकाओं को लेके आते थे कि आप इसको बोलिए, है हाँ ना, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, उसका बस। ज्यादा असर होगा, ऐसे हाँ करके। हाँ हाँ। और हम जब बताते हैं तो मुझे ऐसे भी लगता है कि कई बार औषध का इफेक्ट, असर कारकता बड़ी बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है। हाँ जी, आप बढ़ जाती है। ज्वर चिकित्सा में देखें, वहां पर काल का इम्पैक्ट बताया है कि अगर किसी का ज्वर निवारण करना है, निवृत्ति करनी है, तो जिस काल में ज्वर आ रहा है उस समय पे वो उसको ज्वर अभी आने वाला है, बुखार आने वाला है, बुखार का टाइम हो गया, बुखार आ जाएगा। चरक ने बिल्कुल बताया है उसमें। मेरी बुक एक आ रही है, उसमें मैं सारी चीजें उसमें एक्सप्लोर भी कर रही हूँ, विकृति विज्ञान की ही है, तो उसमें मानसिक जो मनोवस्त्र होता है उसमें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ उसको। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बढ़िया लेक्चर के लिए। अगर पार्टिसिपेंट्स में से किसी को भी प्रश्न पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेस करिए, और मैं, जैसे हम बारी बारी क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, उसको ले लेंगे। और मैं समझती नहीं, हूँ कि अदरवाइज मेरा नंबर है, मेल है, अगर वो चाह रहे हैं कि वो मुझे पर्सनल भी कॉल करें, क्योंकि इसके पहले के व्याख्यान जो हुए थे उसमें पर्सनल लेवल पे भी कॉलिंग हुई थी, तो मैं अटेंड कर लेती हूँ, कोई दिक्कत क्या नहीं। बात है, बहुत ही बढ़िया। कोई मुझे दिक्कत सच नहीं। में बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, पता है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इतने सारे स्पीकर्स ऐसे मिले। जैसे एक डॉक्टर राजीव कुरेले करके डॉक्टर साहब है, मैंने उनका नाम सुना, मैंने उनको फिर बुलाया, और वो बहुत अच्छे औषध निर्माता है। तो हाँ सेम हाँ, आपकी तरह उन्होंने बताया कि मेरा ईमेल लो, ये लो, और जब औषध निर्माण करते हो तब जो दिक्कत आए तब फोन कर लेना बेटा। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना सा समय का व्याख्यान नहीं है। व्याख्यान का क्या मतलब हो जाता है, गुरु शिष्य परंपरा देखें तो कोई समय बाध्यता नहीं है उसमें। जी, हम तो उन शिष्यों को बिल्कुल अपने पास, अपने ऑरा में बुलाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में अपना ऑरा होता है अपना, कि भाई वो जो उसके अधिकारी हैं तो उनको उतना लेवल क्रॉस करके आना पड़ेगा ना, जी, तो वो चीज याद भी तो रखनी पड़ेगी उतने समय तक उस शिष्य को,
वो जो प्रॉब्लम है उतने दिन तक वो याद भी तो रखेगा, तो वो सही रखेगा बात है, तो उसे मिलेगा वो सही चीज, बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो बिल्कुल, जाती है। एक पानी से भी ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल। पानी पीने मात्र से और पानी पीने को रोकने हाँ से प्यासा रहना, ये भी ट्रीटमेंट हाँ है ना? कि हाँ, भाई बिल्कुल से प्यास लगेगी, अभाव। आपको पानी नहीं पीना है, ये हाँ भी हाँ हाँ, ट्रीटमेंट है। अभाव। वाह, यस, अभाव है ना, वैशेषिक दर्शन अभाव कहता है। जी, भाव, स्वभाव और अभाव, ये तीन से ही आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल तो सही है। निदान परिवर्जन क्या है? वो भाव अभाव ही तो है ना, वो अभाव ही तो है। मैं तो जी, स्टूडेंट्स को ऐसे समझाती हूँ, पूरा दर्शन शास्त्र उसमें लगा देती हूँ, क्योंकि अगर पदार्थ विज्ञान पढ़ा है तो यूज करें अप्लाइड एस्पेक्ट। चिकित्सा में कहाँ भाव लगा, कहाँ स्वभाव लगा, कहाँ अभाव लगा। क्या बात है। तो मैं आप प्रश्न जैसे टीचर फर्स्ट ईयर बीएमएस में पूछा, मिलने चाहिए। तरीके से पढ़े ना उसको। जी, हाँ, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं सेकंड प्रॉफ के, तो वो बोलते हैं मुझसे, बट मुझे लगता है ये सब चीज एनआईए की देन है। मैं एनआईए से जो सीख के आई, मैं एनआईए को वापस करती हूँ। और मेरा स्टूडेंट मुझे जानता है कि वो मेरे को देखा है तो एनआईए को देखा है। जी। बहुत सारे जितना है लोगों ने लेके क्या आपकी जाए। सराहना की है। डॉक्टर प्रेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रजनीश जी, डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, डॉक्टर अनुपमा मोंगा जी, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने नाइस प्रेजेंटेशन कहकर आपके लेक्चर की बहुत अच्छी सराहना की है, और मैं समझती मेरा हूँ ये लिटरेरी रिसर्च अगर किसी को काम आ जाए किसी के रिसर्च में, तो मैं उसकी एसओपी भी दे सकती हूँ, मैं बनवा सकती हूँ। मैंने वो सारी चीजें इसमें डाली नहीं है, जी, क्योंकि वो डालने का मतलब ये हो जाता है लेंदी हो जाता है लेक्चर। जी, जी, और जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए ये जो चीज है जो मैंने पहले बता दिया अद्रव्यभूत है, तो अद्रव्यभूत पे इंटरेस्ट किस जिसका होगा ना, जिस पेशेंट का होगा ना, या जिस वैद्य का होगा ना, वही इस पे आगे काम करेगा। तो हम उसी को ही आगे का ज्ञान दे सकते हैं। यहाँ तक का एक बेसिक है, एंड बेसिक के ऊपर अगर आपको जाना है तो फिर वो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, कि किस तरीके से आप डील करेंगे, कि उस पेशेंट को ये इमोशंस हो रहे तो जस्टिफाई कैसे करेंगे कि उसको यही इमोशंस है। तो उसके भी आपके पूरे लाइंस है कि किस तरीके से आप डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोस्टिक लाइंस हैं उसकी, कि क्या क्या प्रोसीजर्स आप यूज करेंगे ना। तो ये सारी चीजें भी हैं, वो डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट किस तरीके से उसको ले रहे हैं, वो किस नेचर के भी हैं। काउंसलिंग बहुत कम लोगों को पसंद है, बातें करना बहुत कम लोगों को पसंद है, तो ये है मैटर थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, आपका नंबर किसी ने पूछा है, तो ये 930095 ये हाँ दे दे दूं? दीजिए, हाँ दे दीजिए। अच्छा, दूसरा नंबर और दे देती हूँ, 6263। अच्छा, एक मिनट लिखती जाती हूँ। सिक्स टू आप लिख सिक्स थ्री दीजिए, हाँ जी, 6263 जी, 00 जी, 6194। 6194। ओके जी। तो मैंने दोनों नंबर दे दिए हैं, हाँ और आप अपने पेशेंट्स में ये करने के लिए, अद्रव्यभूत चिकित्सा करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। मैं आपको एक आइडिया भी देती हूँ। मैंने हम्म अपनी जयपुर की ओपीडी में, जब मैं जयपुर थी, अभी 4 महीने से तो इधर हूँ कुरुक्षेत्र में, हम्म तो हम्म जयपुर की ओपीडी में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को मैं एक बात बताती थी कि 8 साल से, सपोज कोई सा भी रोग है, 8 साल से दवाई चल रही है, क्या फाइल बंद करनी है? जैसे वो पुलिस की फाइल बंद नहीं करते कि भाई अब सब कुछ कंप्लीट, बंद कर दो फाइल। तो ऐसे जो इतनी बड़ी फाइल लेके आते हैं बहुत ना, हो मैंने गया, कहा बेटा इसको फाइल बंद करनी है। तो वो पूछते थे कि अच्छा, फाइल बंद भी हो बहुत हो सकती गया। है? हाँ मैंने कहा हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ। हो सकती है। तुम बताओ, तुम बताओ, हाँ हो तुम्हारी सकती है। इच्छा है तो तुम्हें, मैंने कहा एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक तेरा हाथ एक मेरा हाथ, 2 हाथ मिलके ताली बज जाएगी, है ना? तो आपको कुछ हाँ पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? हाँ कुछ आपको हाँ मेडिटेशन करना पड़ेगा, कुछ आपको योग प्राणायाम करने पड़ेंगे, और आप अपने शरीर रूपी कंप्यूटर को, लैपटॉप को बहुत हम्म अच्छा चला सकते हैं। आपको बार बार हाँ उसकी हाँ ओवर ऑयलिंग और रिपेयर, और ये तो ठप हो गया, फिर 2 बार ऐसे रिमोट ठपकाते हैं, ऐसे करके हाँ मुड़ा हाँ के हाँ हाँ। सीधा करना, कुछ भी नहीं करना आधा पैसा पड़ेगा। इसी में लग जाता है हाँ, थपथपाने में। तो जी, जी, जी। तो यानी आपका मन जितना स्फूर्तिवान है, इतना ही आपका शरीर फुर्तीला हो जाएगा। हम्म और सच में हाँ पेशेंट इसके लिए हाँ भरते हैं,
और हमारे कुछ स्टूडेंट्स को, स्कॉलर को, चिकित्सक को आगे आना चाहिए कि आइए मैं दवाई बंद करवाता हूँ। हाँ, ये एक दुनिया होना को चाहिए। बताइए। हाँ, जी, ये जी, होना दुनिया को चाहिए। बता सकते हैं उसके हम। लिए ही हाँ, जी, हाँ। उसी के लिए जो एक आज की डेट में चल रहा है ना, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। हाँ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, बताने के लिए ज़रूरी है कि ये साइंटिफिक लॉजिक्स है, साइंटिफिक है ये। तो ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है या हाइपोथेटिकल फॉर्मेशंस नहीं है। तो इसके लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, युक्ति तो लगेगी ही सब जगह। तो वो जो चीज़ें हैं वह हम अपने माध्यम से बता सकते हैं, अपने आयुर्वेद के माध्यम से बता सकते हैं, अपने आयुर्वेद के शब्दों से बता सकते हैं, है ना। जॉय बताना ज़रूरी नहीं है, हम तो हर्ष भी बता सकते हैं, है ना। सुख सुख भी बता सकते हैं। अब हर्ष और सुख क्या हो चीज़ होता है, उसमें अंतर तो संस्कृत भाषा में अलग ही हो जाती है। तो आप सोचो कितने स्पेक्ट्रम्स है हमारे पास। अगर मैं इस 8 बेसिक पैरामीटर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आप सोचो कि एक पिता का पुत्र के प्रति और माता का पुत्र के प्रति प्रेम भाव दोनों अलग हो जाते हैं, है ना। तो एक बहन का, मातुल का, ये सबका अलग अलग हो जाता है, बट प्रेम भाव है। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम्स होने चाहिए और वो भी बल्कि बना सकते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब मैं ये चाहती हूँ कि आपका कोई इन सिद्धांतों को एप्लीकेशन का कोई 1 या 2 पेशेंट हम एक नेक्स्ट लेक्चर अरेंज करते हैं, हम्म। जिसमें इस लेक्चर का सेकंड पार्ट कि वो पेशेंट हाँ। आया, आपने ये उनमें पाया और हम्म। इन दवाइयों से वो पहले इतना ठीक हुआ, नहीं हुआ, जो भी स्टेटस, और बाद हम्म। में अद्रव्यभूत से आपने 2-4 महीने में किस तरीके से उसके तो उनको बहुत से ठीक। केसेस है मैडम, हाँ उसके तो जी, मेरे तो बस हम पीसीओडी के सुनना सबसे ज्यादा चाहेंगे डॉक्टर केसेस है। साहब। हम इसका पीसीओडी के केसेस है मैडम, हाँ तो जी, पूरे मैं है ना मैक्सिमम आपसे मैं सारे फोन पे, पीसीओडी के केसेस हैं। जी, मैं फोन से आपसे एक बार अपॉइंटमेंट लेती हूँ हाँ। और नेक्स्ट एक लेक्चर इसके सेकंड पार्ट के रूप में हम अरेंज करते हैं। हाँ। हाँ, मैं तो तो मानसिक हमारे उस पे काम पार्टिसिपेंट्स भी। को और मजा आएगा, है ना। हाँ, कुछ और केस स्टडीज चाहिए होंगे। हाँ जी, केस स्टडीज इसका पार्ट हाँ, 2 मैं करके मैं करते अरेंज हैं। करती हूँ। हाँ, मैं अरेंज जी, करती हूँ। जी, 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 हाँ, जी। ठीक। सबसे ठीक लास्ट है। में मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका तहे दिल से, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छा ज्ञान में अवगाहन करवाया। और ये ज्ञान रूपी यज्ञ आप जैसे स्पीकर के कारण आज 11वें साल में लगातार चल रहा है। ये ज्योति हमने 21 नवंबर 2015 को पहली बार जलाई थी। हम्म। डॉक्टर चुलेट सर, रमाकांत चुलेट सर ने सबसे पहला चलिए लेक्चर सर। लिया था। और तब 67 संख्या रही थी। उसमें 15 तो टीचर्स थे हम एनआईए से, हम्म। और बाकी के स्टूडेंट्स थे। उस समय कुर्सी की भी व्यवस्था हम पहले लेक्चर में नहीं कर पाए थे, तो डबल बेड की सारी चादरें बिछा के सबको बिठाया था। और मुझे सर का एक सेंटेंस बहुत याद आता है। सर कहते थे कि मैंने तो बहुत अच्छा वमन किया, मुझे अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगा। तो बहुत ऊर्जावान, ऐसा जबरदस्त ऐसे हाँ, लेक्चर उन्होंने वफन ही दिया है। था। हाँ, नहीं एक टीचर को मुझे सच सच में अच्छा लगता है। मैं जब पढ़ाती थी ना, चाहे कानपुर में, चाहे कुरुक्षेत्र में और जयपुर में और अलग अलग जगह पे, तो मैंने ये देखा कि मैं भी अंदर क्लास में जाते हुए ये सोचती थी कि बेटा 45 मिनट तो तू मेरे हवाले है ना। मैं ही सम्राट हूँ अब तो। मैंने कहा मैं जो कहूँ वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुनना समझना पड़ेगा। पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तुम मुझे ऐसे नहीं जाने वो कर सकते। ये बात इसलिए तो सही सच है। में बहुत ही बढ़िया आपने आज हमें ज्ञान दिया है और हम बहुत बहुत आभारी है। आपका भी धन्यवाद मैडम कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं इस तरह की भावनाएं रख सकूं और सुना सकूं। हमें तो सुनने वाले लोग चाहिए, बाकी तो हमारा जो भी ज्ञान है वो बहुत ही कम है। जब हम संहिताएं देखते हैं तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो जो कुछ दिया है गुरुओं ने दिया है, गुरुओं को ही वापस कर दे रहे हैं और गुरु के ही चरणों में सब समर्पण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सबसे लास्ट आप में दे रही एक, हैं मैडम, तो ये बहुत बड़ी बात है। पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, पुण्य का काम जी, है मैडम ये। जी, जी, जी। और बहुत सारे हाँ। धन्यवाद के साथ मैं लास्ट में शांति मंत्र ले रही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु हाँ। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी अपने अपने उत्तरदायित्व को जो आयुर्वेद के प्रति हम सबका है वो निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।